हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है। और हम यूपी टेट 2023 के लिए एक बेहतरीन तैयारी करेंगे और बेहतरीन रणनीति के साथ हम आपको यूपी टेट की तैयारी कराएंगे, जिससे आपका यूपी टेट है वह एक बार में ही क्लियर हो जाए। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। हम सारा कुछ अपनी सारी रणनीति आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्री नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए, यह हमारी फर्स्ट वीडियो है हिंदी वर्णमाला। तो इसी तरीके से हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अपने हाथों से नोट्स बना लेने हैं और उन नोट्सों को आपको बार बार रिवीजन करना है, जिससे आपकी तैयारी है वह बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अगर आप अभी से इस तैयारी को करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। और जब आपका यूपी टेट आएगा तब तक आपको आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे। तो आपकी तैयारी है तब तक बहुत अच्छी से हो जाएगी। तो चलिए, चैनल से बने रहना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णमाला के बारे में बात करते हैं तो शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, डॉट डॉट डॉट। ठीक, यह हमारे हिंदी वर्णमाला के शब्द हैं। ठीक, और वर्ण की बात करें हम कि वर्ण क्या होता है, तो वर्ण वह होता है जो सबसे छोटी सार्थक ध्वनि की इकाई जिसके टुकड़े ना हो सकें वर्ण कहलाते हैं। वह सार्थक ध्वनि की इकाई जिसके टुकड़े ना हों, वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। अ, आ, ई, उ, री, ए डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो इस तरीके से यह हमारे वर्ड होते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अक्षर की बात करें तो देखो, अक्षर की बात करते हैं हम। जैसे राम, इसमें संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई 2। ठीक है, राम में संख्या हो गई 2। ठीक, अब इसमें वर्ण की बात करें तो वर्ण र प्लस म प्लस अ, र प्लस अ प्लस म प्लस अ। अब इसकी संख्या की बात करें, वर्ण की संख्या की बात करें तो कितनी हो गई वर्ण की संख्या? 4। ठीक, अक्षर अक्षर हो गया हमारा राम, संख्या हो गई इसमें 2। ठीक, वर्ण की बात करें तो इसकी संख्या कितनी हो गई? यहाँ तक संख्या हो गई हमारी 4। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्ण माला में जो टोटल वर्ण होते हैं वह कितने होते हैं? जो टोटल वर्ड होते हैं वह होते हैं हमारे 52। ठीक, 52 हमारे कुल वर्ण की संख्या होती है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर की संख्या की बात करें तो स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्वर की बात करें
तो स्वर वह होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, वह हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे वह होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वह हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, क प्लस अ। ठीक है, बोलने में बोलो क तो क के साथ अ भी आ रहा है। ठीक, तो यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक। अब स्वर की बात करें तो स्वर की संख्या हमने बताई थी आपको 11 होती है। और स्वर हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं जानते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यह हमारे 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें तो इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋ। ठीक, ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनको ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, दीर्घ से ही पता चल रहा है कि दीर्घ थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, तो यह हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। अब बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। ठीक, प्लुत स्वर ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते जैसे राम, ओम, आम, काम। इस तरीके से बोलने में आ का जो वर्ण यह बार बार रिपीट हो रहा है, तो इन शब्दों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। ठीक, व्यंजन हमने बताए थे आपको, जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो यह क वर्ग से लेकर क वर्ग से प वर्ग तक यह होते हैं। ठीक, व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, यह क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होते हैं। ठीक, क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक, इनकी संख्या होती है वह कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। ठीक, यह यहाँ से पे गलत हो गया, क वर्ग से प वर्ग तक, यहाँ पे प आएगा, प वर्ग तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, वो, यह हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ठीक, बात क्लियर? आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ठीक, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? श, श, श और ह। ठीक, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4, स, 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 ह। ठीक, ऊष्म व्यंजन वह कहलाते हैं जिनको बोलने में मुख से सीटी की ध्वनि के रूप में आवाज़ निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको बोल करके देखोगे आप तो श, 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 ह, इनको बोलने में हमारे मुख से सीटी की ध्वनि के रूप में आवाज़ निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो चलिए अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। ठीक, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन वह होते हैं जिनको दो दो वर्णों को मिलाकर के जो संयुक्त बनते हैं, यानी 2 वर्णों को मिलाकर के जो बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, यह हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, बात क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। स्वर की संख्या की बात करें तो स्वर की संख्या हमने आपको बताई थी। स्वर की संख्या होती है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या होती है टोटल 33। ठीक। कुल वर्ण की बात करें हम, तो कुल वर्ण की बात करें तो कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो आपको बताने हैं 52। ठीक। 52 कुल वर्ण होते हैं। इनमें स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क से प वर्ग तक कौन कौन से वर्ण होते हैं, मैंने आपको बताए थे। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते थे? तो उसमें होते थे क वर्ग से प वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान की। ठीक। यह हमारे क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो क से जो बोले जाने वाले हैं वर्ण वह क्या कहलाते हैं? क, ख, ग, घ, अण। ठीक। अण। क, ख, ग, घ, अण। यह हमारे क्या होते हैं? कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। ठीक। क वर्ग कंठ से बोले जाने वाले वर्ग होते हैं। अब बात करते हैं तालु की। तालु से बोले जाने वाले वर्ण की बात करें तो वह होते हैं हमारे च, छ, ज, झ और अञ। ठीक। च, छ, ज, झ, अञ। आप बोल के देखो, तालु से बोले जा रहे हैं च, छ, ज, झ, अञ। ठीक। अब बात करते हैं हम मूर्धा की। तो यह ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक है, यह हमारे मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक। अब दंत की बात करें तो त, थ, द, ध और न, यह हमारे दांत से बोले जाने वाले वर्ड हैं। ठीक। ओष्ठ की बात करें तो हमारे होठों से बोले जाते हैं प, फ, ब, भ, म। आप बोल करके अभ्यास करना। ठीक। कंठ से हमारे बोले जा रहे हैं क, ख, ग, घ और अण। ठीक। तालु से च, छ, ज, झ, अञ। ठीक। मूर्धा की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक। दंत की बात करें त, थ, द, ध, न। ओष्ठ की बात करें प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक बात क्लियर। उच्चारण स्थान के बारे में बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अनुस्वार और अनुनासिक की। ठीक। अनुस्वार और अनुनासिक की बात करते हैं। ठीक। यह हमारे अनुनासिक हैं। अनुस्वर, अनुस्वर वह होते हैं इनके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। अनुस्वार वह होते हैं जिनको बोलने में नाक से तो अधिक सांस निकलती है लेकिन मुख से कम निकलती है। जैसे कौन कौन से होते हैं? अंग, अंश, अंक आदि यह शब्द होते हैं। इनको बोलने में हमें नाक से तो अधिक सांस निकलती है लेकिन मुख से कम निकलती है। ठीक। और अनुनासिक वह होते हैं जिनको बोलने में नाक से कम सांस निकलती है लेकिन मुख से अधिक सांस निकलती है। जैसे दांत, आंत, गाम, चिड़िया, यह हमारे अनुनासिक वर्ण हो गए। ठीक। अनुनासिक में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से ज़्यादा निकलती है, वह हमारे अनुनासिक होते हैं। ठीक। और अनुस्वार वह होते हैं जिनमें नाक से अधिक सांस निकलती है लेकिन मुख से कम निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अघोष व्यंजन की बात करें तो अघोष व्यंजन वह होते हैं जिनके प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग होते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ग वर्ण वह हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कंठ की बात करें तो कंठ में क और ख, यह हमारे अघोष हो गए। ठीक। तालु की बात करें तो च और छ, यह हमारे अघोष वर्ण हो गए। ठीक। और
मूर्धा की बात करें, मूर्धा की बात करें तो हमारे मूर्धा में आ गए आपके ट, ठ, ड, ढ। इस तरीके से यह हमारे यानी पहला जो प्रथम है और दूसरा है, इन दोनों को मिलाकर के हमारे अघोष वर्ण व्यंजन बनते हैं। जैसे इनमें स स स यह भी आते हैं, अघोष व्यंजन में स स स यह भी आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इनको अघोष वह होते हैं जिनके उच्चारण स्थान में, ठीक, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। बात क्लियर। यानी कि जब हम इनको बोलेंगे तो हमें बोलने में इनमें कंपन नहीं होता है। ठीक, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सघोष की। सघोष वह होते हैं जिनके उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन होता है, यानी स्वर तंत्रियां होती हैं उनमें क्या होता है? कंपन होता है, बोलने में कंपन होता है। तो यह कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के, ठीक, बात क्लियर समझ में आ रही है ना? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं और इनके साथ साथ यरलव भी आते हैं, इनके साथ साथ यरलव भी आते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं? हमारे सघोष कहलाते हैं जिनमें कंपन होता है। ठीक, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ग, घ और अण, ठीक, ज, झ और अय, ड, ढ और अण, द, ध, न, ब, भ और म। यह हमारे होते हैं और इनके साथ साथ आ जाते हैं हमारे यरलव। ठीक, यह आ जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अल्प प्राण की। ठीक, अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण वह होते हैं जिनको बोलने में मुख से कम वायु निकलती है, जिनको बोलने में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ होते हैं तथा अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक, अंतस्थ वर्ण है जो कौन कौन से होते हैं? यरलव होते हैं। और प्रत्येक वर्ग की बात करें तो इसमें आ जाते हैं, प्रत्येक वर्ग की बात करें तो प्रथम, तृतीय और चतुर्थ होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? प्रथम, चतुर्थ, तृतीय और पंचम। जैसे क वर्ग की बात करें, कंठ की, तो क, ग और अण। ठीक, पहला और तीसरा और पांचवा आता है, यानी एक को छोड़ करके एक आता है। च, ज और अ आता है इसमें। ट, ड और अण, त, थ, था नहीं आएगा इसमें, त, द और न। ठीक, इस तरीके से आते हैं। तो हमारा यह पहला हो गया, इसके बाद यह हमारा तीसरा हो गया और यह पांचवा। ठीक, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है। और अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण भी आते हैं। अंतस्थ वर्ण हमारे होते हैं यर, लव। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण। ठीक, महाप्राण वह होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है और मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक, तो यह कौन कौन से होते हैं? तो यह प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं। इनके साथ साथ इसमें ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, जैसे स, श, श, ह। ठीक, द्वितीय और चतुर्थ की बात करें तो द्वितीय चतुर्थ में आते हैं हमारे
द्वितीय और चतुर्थ में आते हैं हमारे ख और घ। ठीक, यह कंठ से हो गए। ठीक, तालु की बात करें तो छ और झ। ठीक, ठ और ड, थ और घ, ध। ठीक, फ और भ। ठीक, इसके बाद हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन श श श ह। ठीक, यह हमारे हो जाते हैं द्वितीय, द्वितीय और चतुर्थ। यहाँ तक बात क्लियर। जिनको बोलने में मुख से अधिक वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण हमारे महाप्राण कहलाते हैं और इनमें ऊष्म वर्ण भी आते हैं। तो यह हमारे महाप्राण हो गए, जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक, अल्प प्राण में कम होती थी लेकिन महाप्राण में ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक बात क्लियर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, हम आपको, मैंने बताया है, आपको अपनी रणनीति को हम बेहतर तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको यूपी टेट 2023 की कैसे तरीके से तैयारी करनी है और आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और जिससे आपका यूपी टेट है वह एक बार में क्लियर हो जाए। तो ठीक है, चलिए हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।